वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. नमस्कार। जनता का फैसला आ गया। देश का जनादेश सामने है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत मुमकिन है कि तीसरी बार सरकार बना ले। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें। और 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो 3 बार रहे थे, 52, 57 और 62। ये दूसरा अवसर होगा स्वतंत्र हिंदुस्तान में कि जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पद की शपथ लेगा, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय का जो सौंदर्य है वो खत्म हो गया। सौंदर्य चला गया, जीत तो आ गई, सरकार तो बन जाएगी, ताकत चलेगी, ताकत। भारतीय जनता पार्टी अगर खुद 272 के जादुई आंकड़े को पार कर जाती तो भी बात कुछ और होती, लेकिन अभी तक पता लग रहा है वो 250 के भीतर हिलडुल रही है। और बड़े बड़े लोग हार गए, जिनको लगता था कि हम हार नहीं सकते, जनता ने उनको भी हरा के विदा कर दिया, बोले जाओ। और इस पूरे आज के जनादेश में अगर मैं सबसे बड़ा गेम चेंजर किसी को कहूं, ये सबसे ज्यादा जो किसी को मैं कहूं कि इस व्यक्ति का करिश्मा सबसे ज्यादा दिखा पूरे देश में, तो वो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। ये जान लीजिए, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने करिश्मा कर दिया। उससे छोटा कोई शब्द यहां फिट नहीं होगा, करिश्मा कर दिया। मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में 2004 में समाजवादी पार्टी ने 30 के आगे का आंकड़ा छुआ था। उसके बाद ही अवसर है कि जब 35 सीटों पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो जो लोग कहते थे कि अखिलेश यादव अपरिपक्व हैं, उनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला लगा दिया जनता ने। यह बड़ी विजय है। 2014 और 2019 में 5-5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी लोकसभा में, लेकिन इस बार उसने करिश्मा कर दिया। करिश्मा बंगाल में ममता बनर्जी ने भी किया, और करिश्मा महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन ने भी किया, महाअघाड़ी ने। भी जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन के पीछे अगर कोई 3 राज्य में गिनाऊं कि कारक कौन से हैं, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन ने उसके अश्वमेध के यज्ञ के घोड़े को बंगाल में ममता बनर्जी ने बांध लिया, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बांध लिया, और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने बांध लिया, कांग्रेस ने मिलकर। अब सारा कुछ धारो मदार आ गया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कंधों पर। नीतीश बाबू के बारे में प्रेडिक्शन नीतीश बाबू खुद भी नहीं कर सकते। वो खुद भी नहीं बता सकते कि कल तक मैं क्या करूंगा, लेकिन कोशिशें दोनों तरफ से हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा जैसा कुछ। बैठेंगे नहीं बैठेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए जो कल तक नीतीश कुमार को एनडीए में बोझ बता रहे थे, कह रहे थे नीतीश बाबू बोझ है। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो बोझ नहीं, वो सौभाग्य का टीका है। सौभाग्य का टीका जिसके माथे पर लग जाए उसकी जय जय। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने अद्भुत प्रदर्शन किया, जेडीयू ने भी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी।
5 कैंडिडेट लड़े थे चिराग की पार्टी के, 5 जीत रहे। भारतीय जनता पार्टी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इसी के बीच में हतोत्साह देने वाले लोकसभा परिणाम, उसके बीच में ही उसने उड़ीसा में अपनी सरकार बनाने का रास्ता तय कर लिया। ये बड़ी उपलब्धि है। नवीन पटनायक का सूर्य अस्त हो गया भुवनेश्वर में। दशकों से जिस नवीन पटनायक का सूर्य जगमग कर रहा था उड़ीसा के राजनीतिक आकाश पर, वो सूर्य अस्त हो गया, अस्ताचलगामी हो गया। तो अब सारा दारोमदार आकर टिकेगा सरकार का चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। पुराने लोगों को याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू अटल जी की सरकार के समय राजग के, एनडीए के संयोजक भी रहे थे और उनका रुतबा और रुबाब उस वक्त सबसे ऊपर था वाजपेयी जी की सरकार में। जब बाबू आते थे दिल्ली, चंद्रबाबू, तो कैबिनेट सेक्रेटरी मिलने उनसे जाते थे, वो नहीं जाते थे मिलने कैबिनेट सेक्रेटरी से। ये मेरे आंखों का देखा हुआ दृश्य है। वही स्थितियां फिर लौट रही हैं चंद्रबाबू के लिए। रीजनल पार्टीज के लिए, ये रीजनल लीडर्स के लिए ये जनादेश बहुत अद्भुत है। अगर नवीन पटनायक को छोड़ दें तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और उद्धव ठाकरे, इन सारे क्षेत्रीय नेताओं ने ध्वज पताका फहरा दी अपनी। और अखिलेश यादव ने तो मतलब मैन ऑफ द मैच अगर मैं कहूं आज के चुनाव का पूरे देश में, तो अखिलेश यादव के लिए कहूंगा मैन ऑफ द मैच। पांसा ही पर नहीं, मेज ही पलट दी। पांसा पलटना तो छोटी चीज है, इतना बड़ा उलट फेर, जिस उत्तर प्रदेश से भाजपा को सबसे ज्यादा आशा थी, जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे, जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति हो, उस उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी ने ये क्रांति रच दी तो बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे क्या होगा, आगे क्या तस्वीर बनेगी देश की राजनीति की? भाजपा को क्या आत्मचिंतन करना चाहिए? उत्तर प्रदेश में बसपा कहां चली गई, उसको भी खोजबीन में लगना चाहिए। बसपा खोजो अभियान भी चलना चाहिए। डिप कर गई बिल्कुल, हाथी लग रहा है कि दरियाई घोड़ा हो गया, समुद्र के अंदर चला गया। जयंत चौधरी की पार्टी साथ आई, लेकिन पश्चिम में कोई करामात क्यों नहीं दिखी? ये तमाम सवाल हैं और बड़े सवाल हैं। और कांग्रेस ने 10 वर्षों बाद 100 का मतलब 90 से 100 के बीच के आंकड़े को छुआ है। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। 90 से 100 के बीच में शक्ति संख्या अगर लोकसभा में आपके पास है तो क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस महत्वपूर्ण लगती रहेगी, ये जान लीजिए। 44 और 52 जैसे शर्मनाक नंबर से कांग्रेस को मुक्ति मिली। अब ये करिश्मा किसका है? राहुल गांधी की यात्रा का है, खड़गे जी का है, या इस बात का है कि भाजपा अगर तीसरी बार आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी? ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि एससी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उनमें भाजपा को 9 सीटों का नुकसान हुआ है और इंडिया को 12 सीटों का लाभ हुआ है। ये आंकड़ा बताता है कि दलितों के बीच में आरक्षण का मसला गया और उन्होंने इस बात पर एक बड़ी संख्या तक यकीन किया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, जो प्रचार इंडिया गठबंधन ने किया था। इसलिए आगे का रास्ता क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। मेहमानों से आपका परिचय कराएं, बहस में चलें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है।
घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ऋचा राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विवेक जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का बहुत स्वागत है। और अनुपम मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बात जोशी जी से शुरू करूँगा, चूँकि आज मैन ऑफ द मैच जोशी जी की पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, एक। और दूसरी बात, मैंने जोशी जी को कहा भी था कि जोशी जी 4 तारीख को हम और आप जरूर मिलेंगे, परिणाम कुछ रहे तो वचन का पालन होना चाहिए। जोशी जी, आज केवल एक सवाल, इतना बड़ा करिश्मा हो कैसे गया, कर कैसे दिया? इसका अमिताभ जी, मतलब थोड़ा सा जैसे आप पत्रकारिता में पुराने व्यक्ति हैं, मैं भी थोड़ा सा सामाजिक राजनीतिक में पुराना जी। एक सूत्र है, एक ही सूत्र, पीडीए प्लस इंडिया के साथ खड़ा हो गया मातृशक्ति, युवा और किसान। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं जो नारा हमारे अखिलेश यादव, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने दिया था, वो नारा आंदोलन बन गया उत्तर प्रदेश का। मैं सबका कहना चाहता हूँ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ खड़ी हो गई मातृशक्ति, युवा और किसान। अच्छा, अयोध्या कैसे जीत लिए जोशी जी? बाकी तो चलो समझ में आता, लिया अयोध्या का मामला गंभीर है। अवधेश जी जीत गए। मैं आपको अयोध्या का भी बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी समझ है। देखो, हम लोग भी रोज सीखते रहना चाहिए, और जो समझते कि हमने सीखना बंद कर दिया तो वहां से विकास रुक गया। तब मैंने भी सीख के आया। मैंने 5 लोकसभा खुद करा। अयोध्या आते हुए मैं भी आया वहां से, और मैं आते हुए बनारस भी गया, दोनों सीटों पे भी गया। 5 में मैंने काम करा, 2 में मैंने अपना व्यक्तिगत काम किया। तो मैंने ये अध्ययन कर पाया, लोगों पे रोजगार जो है वो भारी पड़ गया इस बार। मुद्दा राम है, लोगों ने रोजगार पे वोट पड़ा, बेरोजगारी पे वोट करने का काम करा, परीक्षा लीक पर वोट करने का काम करा। जो समीकरण अखिलेश यादव जी ने जनता को समझाया कि परिवार के 3 सदस्य, एक माता पिता और एक बच्चा, 3 को अगर हम जोड़ ले, 60 लाख लोगों की परीक्षा लीक हुई, तो 1,80,00,000 करीब। ये मतदान तो पहले दिन ही आपका कमजोर हो गया, वो अब आंकड़ों में भी दिखाई दे। तो अमिताभ जी बड़े विनम्र व्यक्ति आप हैं, और मैं किसी से कुछ कहूँ ये मेरी हैसियत नहीं है। मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, एक साधारण प्रोफेसर हूँ, और लगातार सीखता रहे, स्टूडेंट की तरह रहता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है जोशी जी आपने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, संभाव रखना चाहिए। ये लोकतंत्र है। अगर इस इलेक्शन का कोई सबसे बड़ा मैसेज है तो वो यही है कि जनता अच्छों को नाप देती है, अच्छों को। इसलिए नव के चलो, विनम्र होके चलो। जोशी जी आएंगे दोबारा में, आएंगे, रुकिए, अभी आएंगे दोबारा में। विवेक नारायण जी, भाई आपने बाकी जो किया सो तो किया ही किया। अमेठी में लग रहा आपने कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लगा दी कांग्रेस ने, नहीं? अच्छा, मतलब मार्जिन भी वो किशोरी लाल जी का ऐसा राजयोग बैठा कि वो मार्जिन भी 1.25 लाख पार चला गया। देखिए, अगर बात करें राम जी की कृपा की, तो देखिए अमेठी में
स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि अगर यहाँ पे किशोरी लाल जी को जिताया तो ये राम मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और जो मैंडेट वहां से आया, ये जनता ने अहंकार का जवाब दिया। राम जी के लिए कोई रोष नहीं किसी को देश में, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन ये जो उनका अहंकार था, उस अहंकार को वहां के जनता ने जवाब दिया। और जो ये मैंडेट उत्तर प्रदेश में आया है इंडिया गठबंधन के लिए, आपने भी कहा, मैं भी उसको दोहरा रहा हूं कि उसमें जनता हीरो है। ये अहंकार मान मर्दन करने वाला है। जिनको जो कहते थे हम अविनाशी हैं, हम अवतारी हैं, जो कहते थे उनको ये जवाब है। जी विवेक जी, मुझे किसी ने बताया, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बात कहाँ है, इसकी समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए और जो ये चुनाव का विश्लेषण करते हैं उन विद्वानों को करनी चाहिए। किसी ने मुझे भेजा कि स्मृति ईरानी अपने बूथ पर हार गई। अब अगर ये स्थिति हो जाए तो कौन जीता वो महत्वपूर्ण नहीं। आप देखिए, आप अपने बूथ पर कैसे हार गए, फिर कोई तर्क नहीं चलता ना कि रामलाल ने वोट नहीं दिया, श्यामलाल ने नहीं दिया, दिस दैट, कुछ नहीं। मैं अपने मोहल्ले में तो नहीं हारूं कम से कम। अब बूथ हो हार जाऊं, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं। खैर, ऋचा राजपूत, आज सबसे कठिन दिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतार दिया मैदान में, कहा जाओ बैटिंग करके आओ। मेरे दो प्रश्न। ये मसला नहीं, मैंने 1991 की सरकार देखी केंद्र की, 244 पर सरकार बनी थी और चली नरसिंह राव जी, वो मसला नहीं। लेकिन सरकार का रंग फीका हो गया, सरकार का औरा फीका हो गया। और उत्तर प्रदेश ने तो, बंगाल ने भी निराश किया, महाराष्ट्र ने भी भाजपा को बहुत निराश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसी निराशा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि वो क्या करें। ऋचा राजपूत, इतने बड़े डिवेकल, यानी इतने बड़े अवमूल्यन की दुर्घटना की आप लोगों ने कभी कोई कल्पना की थी? कभी लग रहा था कि जमीन में से कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आज की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। तो मतलब पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने मेहनत करके जितनी सीटें निकाली है उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं बनती हैं। दूसरी चीज ये है कि लगातार 10 साल के बाद निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, मुझे लगता है कई कई देशों की संख्या उतनी जितनी उत्तर प्रदेश की है। 10 साल अपने में एक बहुत बड़ा समय होता है। जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस को भी हमने 244 में सिमटते हुए देखा है, और अगर हम तुलना भी करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़के 244 के आसपास है और एनडीए के साथ वो 295 के आसपास है, जो मुझे सीट पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए, अगर आप खुद को, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों ने बोला कि पीडीए एक साथ खड़ा हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो टक्कर तो बराबर की है ना। मैं ये मानती हूँ, हमारा दावा 60 से ऊपर का था, 65 से ऊपर का था, 80 के बराबर था, क्योंकि हमने मेहनत करी थी। लेकिन जब जनता जनादेश देती है तो उसका मुझे लगता है हर वक्त स्वागत करना चाहिए। इन्होंने कहा पीडीए साथ खड़ा था, किसान साथ खड़े थे, तो महिलाएं साथ खड़ी थी। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर बहुत तेज होता है पढ़ने में तो उससे उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, अगर एक हमेशा फर्स्ट आता रहता है तो कभी भी उम्मीद नहीं करते कि वो सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। देखिए, हम विजय हो रहे हैं लेकिन हम हंस नहीं रहे। समस्या क्या है कि आज अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुको। अलीगढ़ में सतीश गौतम, एक उदाहरण दे रहा हूं, का हारना, मुझे पता नहीं हारे कि जीते, का हारना एक विषय है और अमेठी हारना दूसरा विषय है, और उससे भी बड़ा विषय है अयोध्या हारना। सबको एक साथ नहीं तौलो भाई, सारे बांट अलग अलग हैं। अयोध्या की तुलना हम बुलंदशहर से कर देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या अमेठी की तुलना हम फर्रुखाबाद से कर देंगे कि मुकेश राजपूत जीते कि नहीं जीते? जीत गए तो भली भला, नहीं जीते तो भली भला। कोई देश तो हिल नहीं रहा मुकेश राजपूत के जीतने से, हाँ? और ना जीतने से देश शोकमग्न हो जाएगा। लेकिन अयोध्या का विषय है ना बड़ा। ऋचा राजपूत,
और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना विकास मैंने व्यक्तिगत अयोध्या में देखा, चाहे वहां के एयरपोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर हम ओवरऑल सारे राज्यों में देखें तो राम मंदिर और भगवान के नाम पे वोट हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अयोध्या जगह को देखेंगे तो वहां राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं मान सकते। इसमें हमें आत्ममंथन करना है कि सारी चीजों के बाद भी जनता का रुख हमसे हटके दूसरी तरफ क्यों गया है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, पूरे इंडिया में जो ओवरऑल वोट निकल के आया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मतलब मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है। इसमें हमें भी मंथन करना पड़ेगा कि जिस चीज पे हम इतने गौरवान्वित होते थे, जिस उत्तर प्रदेश को हम कहते थे कि पूर्वांचल एक राजनीति की चाबी है और राजनीति बदलता है, जो परिणाम हमें मिले, इसका मतलब ये एकदम निश्चित है कि अब हमको सबसे ज्यादा विपक्ष से ज्यादा खुद पे मंथन करने की जरूरत है कि हम यूपी में कहाँ पिछड़ गए। जी ऋचा राजपूत, तो मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे देश भर में आपने 39% के आसपास सांसद बदल दिए थे क्या? उत्तर प्रदेश में केवल 11% बदले, और उत्तर प्रदेश में हमने 50 सीट ऐसी थी जो मैं ही जानता, जहां के लोग कहते थे भाई सांसद किसी लायक नहीं। नींद में तो टिकट नहीं बांट रहे थे आप, जागृत अवस्था में बांटे होंगे, तो इसकी गलती की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर था मौजूदा सांसदों को हटा के नए को टिकट देने का जो प्रतिशत था, वो उत्तर प्रदेश में 11 रह गया, देश भर में 39 था। तो उसका परिणाम तो दिखेगा ना। अगर सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कितना भी जोर लगा लीजिए, जोर लगा के हईशा, वो जीतेगा नहीं ना। लल्लू सिंह से नाराजगी अगर है तो अवधेश जी को जिता देगी वो, इसमें क्या समस्या है? बड़ा सरल सी बात है। खैर जोशी साहब, अब आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है, 27 में विधानसभा है। लास्ट बात आपने जो कही थी वहीं से शुरू करूंगा। आपने कृष्ण की बात की, और कृष्ण की एक बात को मैंने सीखने का काम किया, हमेशा संभाव में। आज हम जीते हैं तो ऐसा ना हो जाए हमारी जिभिया से किसी का अपमान, और ऐसा ना हो जाए कि अगर हम हार जाएं और तो हम इतने दुखी हो जाए कि हमारा मनोबल डाल दें। तो संभाव में रहना चाहिए, सुख में हो तो बहुत प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए और दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण भगवान से मैंने सीखा है, और ये संयमित चेहरा और भाव आप मेरे अंदर देख पाए, पहला। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या की बात आपने, मैं बताना चाहता हूँ अयोध्या में एक दाव आदरणीय मोदी जी का उल्टा पड़ गया जब उन्होंने कहने का काम करा कि अयोध्या का मंदिर को भी ये लोग बुलडोजर चला देंगे। इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही, इसकी नेगेटिव कैंपेनिंग हो गई। इस देश में किसी की हैसियत नहीं है जो राम मंदिर पे बुलडोजर चलाना तो छोड़िए, कुछ सोच भी सकता हो। भगवान राम तो साक्षात है, भगवान राम शंकर में। ये नेगेटिव कैंपेनिंग का ट्रेंड मैं किसी कार्यकर्ता नेता को नहीं दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी को दूंगा। ये नेगेटिव पॉलिटिक्स में आ गए, जबकि अखिलेश यादव जी ने केवल पॉलिटिक्स करी है पॉजिटिव। युवाओं की आवाज उठाई, महिलाओं की आवाज उठाई, किसानों की आवाज, ये अंतर जी। अच्छा ऋचा राजपूत, मिश्रा जा रहा हूँ पास, आ रहा हूँ। ऋचा राजपूत, एक जो प्रश्न अभी जोशी जी ने उठाया, कौन माई का लाल इतना घी खाया है कि राम मंदिर पे बुलडोजर चला दे? चाहे सीटें 100 आए, चाहे 400 आए, चाहे 500 आए, उससे क्या मतलब है? कोई इतना बड़ा राजनेता है, कोई ऐसा दल है जो राम मंदिर पे बुलडोजर चला देगा? नहीं। जो बात संभव नहीं भारत में, न दिन में न रात में, किसी सूरत में नहीं। सूर्य पश्चिम से निकल आए, गंगा दक्षिण वाहिनी हो जाए, तब भी ऐसा संभव नहीं कि राम मंदिर में कोई बुलडोजर चला दे। फिर ऐसा प्रचार क्यों? तो क्या इसका, एक मिनट सुन लीजिए, क्या ऐसा प्रचार आपको नुकसान दे गया ऋचा राजपूत? क्योंकि लोगों ने सोचा होगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसी बात कह रहे हैं जी।
विपक्ष ने एक काम बहुत अच्छा किया है, जितना वो इस्तेमाल दुष्प्रचार का कर सकता था, उसने दुष्प्रचार बहुत अच्छा किया। और आज मेरे सपा के प्रवक्ता की जी के मुँह से कैसे फूल झड़ रहे हैं। अभी एक दिन पहले जब हम लोग डिबेट में बैठते थे, तो किस तरीके की भाषा इस्तेमाल किया करते थे। यही लोग एक दिन पहले रात भर ट्विटर पे ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक होगी, यहाँ पर दंगा हो सकता है। इनके पप्पू यादव ने ये बोला कि सब लोग लाठी लेके तैयार रहना, महाभारत कर देंगे, रक्त रंजित कर देंगे। यही सब तरीके अभी मैंने रात तक पढ़े थे, लेकिन आज एकदम बिल्कुल स्वच्छ छवि लेके हम तो धर्मात्मा हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए, आप राम मंदिर पे तो बुलडोजर नहीं चलवाएँगे और किसी की इतनी क्षमता भी नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने बाबरी मस्जिद के समय जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो गोली नहीं चलवाई थी? तो देखिए, ये तो जनता को पता है। आप ये मत कहिए कि आप ये नहीं कर सकते थे, और ना ही आप ये पीडीए का रोना रोइए। इनकम्बेंसी होती है। एक समय पे ऐसा भी था कि कांग्रेस पार्टी 10 साल के बाद रही और तीसरी बार जब नेहरू जी बने, उसके बाद वो नहीं बने। तो ये मत मानिए कि आप कोई भगवान का अवतारी है और कोई भगवान बन के लगातार सरकार चलाएगा। लेकिन जो आप ये जो देखिए, अखिलेश यादव जी के पास केवल उत्तर प्रदेश था, जिसमें उन्हें काम करना था, जिसमें उन्हें लगना था। और कहीं न कहीं मैंने तो बैठते एक तारीफ करी अखिलेश जी की, कि यदि अखिलेश जी ने मेहनत करके इतनी सीटें निकाली है तो उनको शुभकामनाएँ। लेकिन हमारी तरफ से क्या कमी रही? जैसे उन्होंने बोला कि अगर प्रत्याशी बदला जाना था, जनता की मांग अलग थी। लेकिन अगर आप विकास के मुद्दे की बात करेंगे, या फिर लोकसभा चुनाव नाली खड़ंजे के लिए नहीं किया जाता है, लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री चुनता है। तो मुझे नहीं लगता, ये जो दुष्प्रचार इन्होंने लगातार किया, सबसे पहले शुरुआत करी आरक्षण को लेके, तो कहीं न कहीं हमारी उत्तर प्रदेश की जनता इतनी विकसित और इतनी समझदार नहीं है कि आप तुरंत गरीब तबके में उसका खंडन कर दोगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। मुझे लगता है आपके चैनल से भी कई बार आपने खुल के बोला आरक्षण को लेके, कौन ऐसा माइका लाल है जो आरक्षण खत्म कर देगा। लेकिन जब दुष्प्रचार शुरू हो जाता है तो झूठ को सुनते-सुनते भी आदमी उसको सच मानने लगता है। मैंने इस तरीके के रुकना होगा, वीडियोज़ रुकना देखे होगा। एक ऋचा, एक मिनट रुकना होगा। जोशी जी, एक मिनट रुकिए। एक बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं। उनका मार्जिन है 1,52,513। 1,52,513 वोट से जीते हैं प्रधानमंत्री बनारस से। ये मार्जिन उनके 14 और 19 के चुनाव के मार्जिन से काफी कम है। ऋचा राजपूत जो बातें कह रही हैं, वो बातें आत्मालोचन और समीक्षा की ओर इशारा नहीं कर रही पार्टी का। मेरे जैसा पार्टी का मास्टर हो, रेफरी हो, कोच हो, तो मैं तो पहले सीधा खड़ा कर दूं सबको कि जो ये मुझसे कहे कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, मैं को इनको पार्टी से निकाल दो। जब वो दुष्प्रचार कर रहे थे तो आप कुल्फी खाने गए थे? आप क्यों नहीं जमीन पर वो लड़े उसके लिए? नहीं, ये अभी नहीं, ऐसे नहीं ना। ठीक, जो सब लोग ये सोचते थे कि मोदी जी के नाम का लॉकेट पहन के सटासट संसद में जाते रहेंगे आजीवन, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ऋचा राजपूत काम करेंगी तो नेता बनेंगी। कमल का फूल का बिल्ला लगा के नहीं बनेंगे नेता, लिख लीजिए। अच्छे अच्छे हार गए ना, नप गए। जो दुनिया को नाप रहे थे सबको, वो नप गए कि नहीं नप गए? पराजित हो गए। इस चुनाव का एक मैंडेट, एक निहितार्थ संदेश ये भी है कि ज्यादातर भाजपा के सांसदों ने ऐसा एटीट्यूड ले लिया था कि अरे मोदी जी जिताएंगे, और जो कुछ बचेगा सो योगी जी धक्का लगा देंगे। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम मौज लेंगे। नहीं जी, अब पूरी मौज लो, जनता ने फ्री कर दिया, बोले अब खेलो खाओ आनंद लो। विवेक नारायण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं आपकी बात को कह रहा हूं कि देखिए, एक बड़ा सवाल है ये कि आपने कहा कि पूरे देश में करीब 39% सांसदों की टिकट बदल दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11% रखी गई। देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर प्रधानमंत्री जी का भी फोकस था, गृह मंत्री जी का फोकस था, पूरे संगठन का फोकस था। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को किसी के सहारे छोड़ दिया गया हो, किसी ने उसकी मॉनिटरिंग न करी हो। तो उत्तर प्रदेश में 11% सांसदों को रिप्लेस करना, क्या ये कोई एक बड़ी बात का संकेत नहीं कर रहा साहब जी? ये एक बहुत बड़ी बात का संकेत कर रहा है कि उसके लिए ये जानबूझ के 11% सांसदों के यहाँ पे टिकट, ये भाजपा का अंदरूनी हालांकि मामला है, लेकिन इसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, ये उसके लिए भी हुआ। दूसरी बात अभी जो हमारी राजपूत जी ने कही दुष्प्रचार की, दुष्प्रचार के लिए ये देखिए अमिताभ जी, पूरा चुनाव ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो के दुष्प्रचार पे ही हुआ।
पूरा प्रचार भाजपा के जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं था, उसको लेके तमाम दुष्प्रचार किया गया। क्या क्या उसमें भैंस से लेके और मंगलसूत्र तक, और जो प्रियंका जी और डिंपल जी ने मीटिंग करी तो मुजरा तक की बात कह दी गई। तो ये सारा दुष्प्रचार पे ही हुआ, तो इसको मत कहिए। तीसरी बात जो भी राजपूत जी ने कही कि ये लोकसभा का चुनाव है, नाली खड़ंजा के लिए नहीं होता। अमिताभ जी, मोदी जी ने सारे मतदाताओं को पत्र लिखे थे। हमारे यहाँ के सांसद जो सुबह उठ के मोबाइल में मैसेज भेजते थे, वो अपनी तरफ से नहीं, मोदी जी का राम राम मोदी जी ने भेजा है। जहां भी जाते थे तो मोदी जी को आगे करते थे। तो आज ये सवाल उठता है कि आप जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। आज सांसद हम चुन रहे हैं अपना, ठीक, तो और वो हमारी समस्या होगी, हम सांसद के पास अपने जाएंगे, ना कि हम मोदी जी के पास जाएंगे। तो आज सवाल ये था, लेकिन आपने जनता को बिल्कुल वो कर लिया आपने। ठीक है, बुनियादी बात कही। एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को भी आत्मसात करना होगा। आज करे तो भला, नहीं कल करेगी तो और नुकसान। भाई बीमारी में जितनी जल्दी गोली खा लो उतना ही फायदा है, नहीं बाद में तो बीमारी बिगड़ जाती है। ये मत सोचिए कि लोकसभा का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे होगा, नहीं। मेरे मोहल्ले में खड़ंजा नहीं पड़ा, मैं कतई वोट नहीं दूंगा सांसद को, चूंकि मैं 3 बार उसके घर गया, उसने खड़ंजा नहीं डलवाया। मुझे इससे क्या मतलब जापान ने क्या बोला और अफ्रीका ने क्या बोला और होनोलुलु क्या कर रहा है, क्या मतलब है? बोले नहीं, ट्रंप को देखो क्या बोल रहा है, रीगन आया, वो बाइडन आ रहे हैं। अरे हमसे क्या लेना देना यार बाइडन का? मेरे घर में नल आ रहा है, नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे लिए विषय नहीं क्या? मेरे घर में 3 दिन पानी ना आए और ऋचा राजपूत मुझसे कहेंगे नहीं अमिताभ जी अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मतदान करिए। मैं कहते मतदान नहीं करूंगा, मैं 3 दिन नहाया नहीं, और आप कह रहे अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मतदान करिए। ये नहीं चलता बाबू। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत ना करने के लिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मेहनत ना करने के लिए क्या तर्क निकाला कि जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं, वो तो सब मोदी जी की जिम्मे। फिर बोले आप लोग क्या करोगे? बोले हम लोग झालपुरी खाएंगे। नहीं, एक तीखा सवाल पूछ लेता हूं। बनारस में 3.5 महीने से, ऋचा आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो पता कर लेंगे, वो तो बहुत छोटी सी जानकारी, तुरंत पता लग जाएगी। 3.5 महीने से देश भर के बड़े बड़े वीर व्रतधारी वहां इकट्ठे थे। क्या वहां खर्चा भी हो रहा था उन पर? क्या? और पार्टी उन पर भरोसा, मोदी जी तो उन पर भरोसा कर रहे होंगे। क्या आज पता लग गया कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की? क्या आज रिजल्ट ने बता दिया? मैं यहां नाम भी ले सकता हूं उन सब लोगों के, क्या जिनके लिए कहा जाता था कि ये इलेक्शन के मैनेज बहुत बड़े जादूगर हैं, ये दिस हैं, ये दैट हैं। क्या 1,62,000 कितना है? ये जिम्मेदारी मोदी जी की थी कि उनका मार्जिन बढ़े? क्या ये जिम्मेदारी पार्टी के लोगों की थी, पार्टी के नेताओं की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको भी जितवाएं और बनारस में भी मेहनत करें, और आप लोग क्या करेंगे? हम गाड़ी में लाल बत्ती लगा घूमेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देखेंगे। संगठन में विचलन यहीं से पैदा होता है ऋचा राजपूत। अच्छी लगे तो भली भला, बुरी लगे तो पानी पी लो। संगठन में विचलन यहीं शुरू होता। मैंने कितने पार्टियां ऐसे बिखरते देखी। खैर जोशी जी, एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी लड़ाई की तैयारी। राजनीति तो इसी का नाम है। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी के लिए वो लोकसभा से भी बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि वहां उसकी स्टेक है सत्ता के लिए। कैसे देख रहे हैं अब 27 के विधानसभा के चुनाव को? आदरणीय हमारी जो पार्टी है वो ये शहरी सीट आपका जो व्यवहार है बदला हुआ है। मैं शायद उनको बताना चाहता हूँ, मैं 30 साल से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ। लगातार 2 साल से आदरणीय अमिताभ जी के साथ डिबेट करता हूँ, और मैंने इनसे बहुत गर्व से कहा था कि 4 तारीख को मैं आपके चैनल में, याद होगा सर, मैंने, और 4 तारीख को मैं हाजिर भी हुआ हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं बच पाया हूँ। तो थोड़ा सा टिप्पणी करने से बचे थोड़ा सा। और आप ये कह रही थी कि अखिलेश जी पे तो केवल उत्तर प्रदेश था, तो मैं आदरणीय बाकी आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे योगी जी पर क्या इंग्लैंड था? माननीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर भारतीय जनता पार्टी के क्या मॉरिशस था? मैं पूछना चाहता हूँ आपके संगठन मंत्री जो प्रदेश के महामंत्री संगठन, हाथ जोड़ के विनम्रता से कह रहा हूँ, उन पर क्या विरोध था? मैं उनके पास भी तो शायद प्रदेश ही था ना। और आपके केंद्र के मंत्री भी आए थे प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में, केंद्र का पूरा बल लगा था। हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो और राहुल गांधी जी थे, कोई लोग लड़े थे। तो आप इस तरह की भाषा आज भी देखिए, आप अभी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात, आप बढ़े, लेकिन विनम्रता से करें। और आपने एक बहुत गलत बात कही जो मुझे सबसे बुरी लगी आपकी। आपने कहा कि हमारे यहाँ की जनता नहीं समझती। आप अभी इस मामले में अभी आप लर्निंग पोजीशन में हैं। हमारे यहाँ की जनता सबको समझती है। 4 बार हमारी सरकार थी, हमको बाहर कर दिया। आप 10 साल से अभिमान में थे, आपको न्याय तरीके से। तो कृपया करके जनता को मत दोष दीजिए। इस जीत और हार को हम दोनों को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति। और रही बात, ये चुनौती है 2024 में, जो आदरणीय अमिताभ जी ने कहा, हम लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जिन्होंने हमें भर के वोट दिया, उनके साथ खड़े रहने की, उत्तर प्रदेश के युवाओं के खड़े रहने की। जोशी जी ठीक, मैं विवेक नारायण जी के पास चलता हूं। विवेक नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, राजनाथ जी के संबंधी हैं। उन्होंने आज कहा कि भाई हम इसलिए भी हार गए कि बसपा तो बिल्कुल बैठी गई जमीन में। तो मेरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या बसपा के भरोसे चुनाव लिया था, लड़ने का फैसला? भाई बसपा खड़ी रहे, बैठी रहे, आप अपना देखो ना। क्या इस ट्रेंड में इंडिया गठबंधन को, क्या आपको यह दिखाई देता है कि बीएसपी का जो वोट है विशेषतः दलित वोट, और उसमें भी विशेषता अगर मैं और जीरो इन करूं तो जाटव वोट, क्या गठबंधन की ओर आया है? चूंकि कई जगह में आपकी सीटों का जो जीती हुई सीटें हैं उनका अवलोकन कर रहा था, तो मुझे इस बात का इशारा मिल रहा था कि बीएसपी का वोट आपके पास आया है। विवेक नारायण, आपसे मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आपने कही कि वोट आया, बिल्कुल आया बसपा का। और देखिए, जो इंडिया गठबंधन और हमारे राहुल जी बराबर कहते रहे कि बसपा के प्रत्याशी इसीलिए खड़े करे गए हैं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। और जनता लेकिन आती है, उत्तर प्रदेश की जनता को साष्टांग प्रणाम है कि जिसने आज संविधान और लोकतंत्र को बचाने में अपनी इतनी बड़ी भूमिका निभाई। जिसको आप कहते हैं सूती कपड़ा पहनता है, पंखे में रहता है, तो उसके पास कोई दिमाग नहीं है। सारा दिमाग हम एसी में बैठते हैं और अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हमारे पास है। इस बात को जनता ने बिल्कुल आपके झुठला दिया। जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज निजी स्वार्थ के लिए आज बसपा का जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसका फायदा निसंदेह जो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मिला। और ये इसका भी श्रेय पूरी जनता जनार्दन को है कि उसने बहुत ही समझदारी से ये अपना फैसला लिया और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया। क्योंकि राहुल जी हमारे बहादुर नेता बराबर कह रहे थे कि अगर ये सरकार, मोदी सरकार बनती है तो लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस बात को शायद ऋचा आपको भी इंतजार करना होगा। आलोक वत्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बात विवेक जी के कहने पर कह दूं, भाई देखो, राहुल जी ने कहा कि मोदी की सरकार तीसरी बार आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र। ये भी बात मुझे हजम नहीं होती। ये वैसे ही है कि अयोध्या में बुलडोजर चल जाएगा, ये उसी की टक्कर का खेल है। कौन भाई का लाल संविधान बदल देगा? कौन आरक्षण कर ले? यार आप लोग, फिर क्या समस्या है? जब आप भी ब्लाइंड खेल रहे थे, वो भी खेल रहे थे। आप आरक्षण खत्म करा रहे थे, वो अयोध्या में राम मंदिर बुलडोजर चलवा रहे थे, हवा में ही पतंग उड़ा रहे थे ना दोनों। इंदिरा गांधी संविधान खत्म नहीं कर पाई और कोई क्या करेगा यार? ये ना बताया करो हमको ना। आलोक वत्स भी जुड़ गए। आलोक जी, जो देश का जनादेश आया है
उसको कैसे देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश का जो जनादेश है उसको कैसे देख रहे हैं? आपकी आरंभिक टिप्पणी क्या है मित्र? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो रिजल्ट आई हैं वो अप्रत्याशित हैं। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। 2, 4, 5 सीट तक तो समझ में आती थी बात, लेकिन 41 सीट पर आके फैसला होगा ये कतई समझ में किसी को समझ में नहीं आई। हम लोग भी पुराने लोग हैं, पुरानी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी जहन में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब था, तो मेरे समझ से 2-3 फैक्टर हैं जो ये हमारे अगेंस्ट में काम किए हैं यहाँ पे। उसमें जो सर्वप्रथम था वो था कि लोगों ने बहुत प्रत्याशियों को नहीं लाइक कर रहे थे, और एक जो नैरेटिव सेट हो गया था कि मोदी सरकार 400 के पार जा रही है, तो बहुत जगह लोगों ने समझा कि यार 400 तो मिल ही रहा है, मोदी जी की सरकार तो बनी रही है, ये जो बंदा है हमारा, इसको मत भेजो पार्लियामेंट, इसको सबक सिखा दो। तो ये साइनिंग की तरह हो गया बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरा अपना ऐसा मानना है। और वो लोग लुढ़क गए, लुढ़का दिए गए। राधर मोदी जी से नाराजगी नहीं थी, सेंटर में वो मोदी जी को ही देखना चाहते थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति था जो उनका एमपी था उसको वो नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने 400 का नैरेटिव के अगेंस्ट इसको लुढ़का दिया। तो ऐसा बहुत से जगहों पर हुआ है जहाँ इंडिया साइनिंग हो गया। ये फैक्टर बिहार में भी प्रेवलेंट था, क्योंकि मैंने काफी दौरा किया था इन दिनों इन दोनों जगहों का, लेकिन बिहार में आते आते चीजें सुधर गई। लास्ट में लोगों ने मोदी जी के नाम पर झाड़ का घूंट पीकर वोट कर दिया उस आदमी को, चाहे वो जेडीयू का कैंडिडेट रहा हो, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट रहा हो। इसलिए आपने देखा कि वहां पर मात्र 7 सीटों का जो है तो नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ तो 41 सीट। तो आप सबसे बड़ी बात, अयोध्या में हार गए लल्लू सिंह जी, जिस राम के नाम पर पूरे देश में नैरेटिव सेट हो रहा था, वो राम के घर में ही डिफीट हो गया। तो ये सब चीजें बीजेपी को एक बार सिरे से फिर सोचने के लिए मजबूर करेगा कि आखिर कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, कैसे गलती हुई। और आरएसएस का बाहर नहीं निकलना और शिथिल हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। किन कारणों से आरएसएस नाराज था, ये मैं ठीक है आलोक भाई, आते दोबारा आपके पास आते हैं। एक बात आलोक बस जी ने कही कि बिहार में आते आते बात संभल गई थी, ऐसा नहीं था, संभली नहीं थी। बिहार में नीतीश की बाबू की पार्टी को और रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी को जितना वोट मिला है, भाजपा को थोड़ी ना मिला उतना ना। और अगर मोदी जी के नाम पर वोट होता तो भाजपा को मिलता। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तब तक समीक्षा नहीं कर सकती जब तक वो तथ्यों को कास्टिक सोडा से धोके बिल्कुल चमका के सामने नहीं रखेगी। गोलमोल करेगी कि गुड्डू को भी बचाना है, पप्पू को भी बचाना है, मुन्ना की कुर्सी भी सेफ रखनी है, इनको महामंत्री बनाए रखना है, उनको फलाना उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाए रखना है, तब तो फिर भैया जय जय है। ऋचा राजपूत, मैंने 2 प्रदेश अध्यक्ष हाल में ही देखे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 14 में प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भाजपा ने जनसंघ से लेकर आज तक के अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया, 71 सीट अकेले। हमने स्वतंत्र देव सिंह को देखा, तब भी अच्छा प्रदर्शन किया, 62 सीट। मायावती और अखिलेश यादव के एक हो जाने के बाद हम भूपेंद्र चौधरी को भी देख रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पंजीरी बांटो। क्या ये कैसे अध्यक्ष जी हैं? ये तो लुटिए डुबो दिए नहीं। और एक सवाल इसी के साथ जोड़ दूं, बनारस में जो बड़े बड़े दिग्गज मठाधीश 3.5 महीने से मोर्चा संभाले थे, वो क्या कर रहे थे? हम तो देखते थे फेसबुक सोशल मीडिया पर कि गली गली मकान मकान मथ के रख दिया है भाजपा के हजारों नेताओं ने। क्या कहां मथ रहे थे? गंगा में मथ रहे थे कि गलियों में गए थे? ऋचा जी। अमिताभ जी, मेरे हिसाब से जो एक बदलाव होता है ना, वो प्रकृति का नियम होता है।
तो जो 10 साल के बाद, और देखिए अच्छी बात है, लेकिन जो रिजल्ट अंत में आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। यदि आप यूपी की समीक्षा करें तो समीक्षा आप उसकी भी करिए ना, कि हम केरल में एक ऐसी ऐतिहासिक सीट को जीत के आए हैं। तो अगर हमारा राम मुद्दा आप यूपी में चला रहे हैं, तो उस मुद्दे को वहां भी बोलिए ना। अगर कोई जन कल्याणी योजना हमारी जो यूपी में आई है, तो ऐसी मध्य प्रदेश में हम सारी की सारी सीटों पे जीते हैं, छत्तीसगढ़ में हम 11 में से 10 सीटें जीते हैं, हिमाचल में हम पूरी सीटें जीते हैं, मध्य प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया है। तो ऐसा अच्छा नहीं है कि यूपी रिचा, को ही आप एक सेंट्रिक बना मासूम के। सवाल है रिचा, एक मिनट, आज तो कड़े सवालों का सामना करना के दिन है आपका, इसलिए विनम्रता से वो सवालों का सामना करिए। एक मासूम सवाल आ गया जहन में, ये किस डॉक्टर ने बताया था? होम्योपैथी था, एलोपैथिक था, यूनानी वाला था, कौन डॉक्टर था जिसने आपके बड़े नेता को ये बताया कि बीच चुनाव में वोटिंग के दौरान ये इंटरव्यू ठेल दो कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं, भाजपा सक्षम हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूरा भाजपा भाईजी चला रहे हैं, निराला नगर से काम जो चल रहा है, यहां झंडे वालान से चल रहा, बाहर रेशम बाग से चल रहा, देश भर में। भाजपा का कौन सा ऐसा आदमी जो नहीं जानता कि आरएसएस का क्या रोल है भाजपा में? कौन ऐसा है? और जो कह रहा हम नहीं जानते वो मूर्ख है, फिर वो भाजपा में अभी तक अंदर नहीं हुआ, बाहर ही बैठा दरवाजे पर। ये बात कहने की जिसमें मैं समझना चाह रहा हूं, किसी डॉक्टर ने कहा था कि ये बोलना जरूरी है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बोलता है ऐसा ऋचा जी कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं? मैंने वो बयान सुना था नड्डा जी का, जिस तरीके से उन्होंने बोला था और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में भेजा गया, उसमें बहुत फर्क है अमिताभ जी, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश में ये लोग कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो को अच्छे से रखा, तो ये तो इनको भी पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हुआ है। अगर आप ये जो ये आवास मिले हैं, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में आवास नहीं मिले, मैंने तो खुद जमीन पे जाके काम किया है। तो आप ये मत कहिए कि यूपी में विकास नहीं हुआ या फिर हमारे यहाँ के प्रत्याशी ने खराब काम किया इसलिए हमें वोट नहीं दिए। मैंने आपको फिर वही बोला कि जो बदलाव होता है वो प्रकृति का नियम होता है। 10 साल तक सांसद के साथ कहीं ना कहीं एक इनकम्बेंसी आ जाती है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब मंथन क्या, गहन चिंतन करना चाहिए इस बारे में, समय लेके, कि एक होता है सरकार बनाना जिस तरीके से हमने नारा दिया था, और एक होता है एक बॉर्डर लाइन टच करके ये सोच के, मैंने बोला ना, जब आप किसी से उम्मीद रखते हो कि नहीं हम फर्स्ट आएंगे, उसके बाद वो एकदम मार्जिन लाइन लेके केवल एंट्रेंस फ्री निकाल पाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा घर उदास होता है। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की समय पे है। तो ये सच में मंथन करने का विषय है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यूपी में काम नहीं हुआ, यूपी में विकास नहीं हुआ, तो उज्ज्वला योजना भी सबने देखी है, सड़कों का विकास किस तरह हुआ ये भी सबने देखा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे स्कूल का विद्यार्थी हूं, कितना भी काम हुआ हो या ना हुआ हो, विवेक जी मेरी बात से सहमत होंगे, हमसे परिचित हैं, जोशी साहब भी, आलोक बस भी। मेरी कसौटी हमेशा एक रही, जनता के पसंद में आप खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। लोकतंत्र मेरे लिए इससे इतर कुछ नहीं, बाकी सब कहानियां हैं, अपने मन में लिखते रहो, पढ़ते रहो। जनता ने आपके माथे रोली चंदन लगाया तो मेरे हिसाब से काम अच्छा हुआ, नहीं लगाया इसका मतलब गड़बड़ है। अब वो काम में गड़बड़ है, काम करने वाले में गड़बड़ है, ठेकेदार में गड़बड़ है, सांसद में गड़बड़ है, ये आप पता लगाओ, लेकिन गड़बड़ है, लोचा है। एक सीरियल आता था सीआईडी, उसमें वो कहते थे कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है। मैं तो उसी बात पर टिका हूं, आलोक बस भी मेरी बात से सहमत होंगे कि बनारस में आलोक जी देश भर के छटे हुए नेता भेजे गए, बोले ये संघ के बिल्कुल निष्ठावान लोग हैं और ये बड़े जादूगर हैं सब। क्या 3.5 महीने बनारस में दमचौरा मचा रहा। हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि बनारस की एक एक घर की कुंडी खटखटा दी गई है। क्या बनारस का परिणाम ये बताता है? क्या ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी जो देश भर में कैंपेन कर रहे थे? उनका संसदीय क्षेत्र ठीक से क्यों नहीं हैंडल हुआ? आलोक जी, के नैरेटिव पर पूरे देश में एनडीए लड़ रही थी, उसको अपने वाराणसी के क्षेत्र में 1,52,000 वोट से सिर्फ लीड करके जीतना पड़ा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि क्या मैनेजमेंट कहाँ चूक हुई, या एंटी इनकम्बेंसी उन पर भी लागू था उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये सब
गहन सोच का विषय है और इस पर जो भी निष्कर्ष आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को उस पर कार्रवाई करनी होगी। ऐसे नहीं है, बताइए दूसरे लोग, शिवराज चौहान जीते हैं 6 लाख वोट से, कोई जीत रहा है 10 लाख वोट से और सब मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। अब मोदी जी खुद 1,52,000 पर की लीड लेकर जीते हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और मैंने आपको कहा ना कि बहुत से लोग नाराज थे जो तीसरी बार टिकट लेके आए थे और 400 का जो नैरेटिव सेट हो गया था, 400 पार तो बीजेपी जा ही रही है, नरेंद्र मोदी जी को 400 मिल रहा है, तो लोगों ने कहा अमिताभ जी को तीसरा मत भेजो पार्लियामेंट, एक सीट से क्या फर्क पड़ेगा। और ये इंडिया साइनिंग बहुत लोगों पर लागू हो गया, जिसका रिजल्ट आप यूपी में देख रहे हैं कि 41 पर वो है और 34 या 36 पे एनडीए है। तो ये विवेक नारायण जी, क्या इंडिया शाइनिंग जैसा डिवेकल दिखा है इस बार? विवेक नारायण जी, भाई देखिए विवेक नारायण जी तक आवाज जा रही है? आजा। ऋचा राजपूत, वही प्रश्न आपसे, इंडिया शाइनिंग जैसा मामला हो गया क्या? क्योंकि मैं तो एक लिटमस टेस्ट करना चाहता हूं वाराणसी। मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाना था, इसलिए नहीं गया, वहां लोगों ने बताया कोई होटल ही नहीं खाली, 3 महीने से वहीं धमा चौकड़ी चल रही है। इतने वरिष्ठ लोग आ गए हैं कि वो कह रहे कि नहीं बिल्कुल सब हो जाएगा। क्या जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये व्यवहार, मतलब इसके लिए तो क्षमा नहीं होनी चाहिए ना कोई बहाना चलना चाहिए। ऋचा राजपूत जी, देखिए ये कहीं ना कहीं सच में बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिसको मैं भी यही सोच रही थी कि अभी तक जब भी मैंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, हमेशा विकास के मुद्दों पे बात किया है, कितने काम हुए ये बताया, कितनी योजनाएं मिली ये बताया। लेकिन आज जब चुनाव के परिणाम देख रही हूँ तो अयोध्या जैसी जगह, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा था वो राम मंदिर का था। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, जब उन्होंने राम मंदिर के लिए 1991 में आवाज उठाई, तब भी हमारी पार्टी इस तरीके से एक बार मात खाई। अब मैं किसी एक अलग से धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, और सेम वही चीज रहा। तो राम मंदिर का मुद्दा, और कम से कम विपक्ष को तो फ्री हो गए, अब ये ईवीएम को तो दोष नहीं देंगे, अब ये राम मंदिर के मुद्दे को तो दोष नहीं देंगे ना, अब तो ये जनता का जनादेश बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको सहर्ष स्वीकार भी कर रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर मोदी जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर वो केवल 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास पा रहे हैं, तो जो इन्होंने नैरेटिव सेट किया जनता के बीच में वो नहीं था। हम जनता के बीच में अपने काम को लेके गए, लेकिन अमिताभ जी ये बात भी विपक्ष को माननी पड़ेगी कि जितना झूठा नैरेटिव कि योगी जी को हटाया जाएगा, मोदी जी हटा के अमित शाह जी बनाए जाएंगे, लोकतंत्र बदला जाएगा, संविधान खतरे में है, ये कहीं ना कहीं जो झूठा नैरेटिव, मतलब झूठ बोलने के सारे लिमिट क्रॉस किए गए और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रुकना होगा ऋचा, रुकना होगा। विवेक नारायण जी जुड़ गए, मैं आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। आलोक जी अभी रुकिए, लेकिन मैं बात कड़वी कहूंगा, अच्छी लगे तो ठीक हो, खराब लगे तो पानी पियो भैया। योगी जी हटाए जाएंगे, ये कानाफूसी सबसे पहले तो आपके घर से ही शुरू हुई, केजरीवाल तो बाद में बोले, अब टीवी है इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा। क्या गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, चौराहे चौराहे, चाय की दुकान पे जाके कौन कहता था ना ना 4 जून के बाद हो जाएगा हिसाब, बात हो गई ऊपर। क्या फिर केजरीवाल ने बोला। खंडन कब हुआ? जब चुनाव खत्म हो गया, तब नड्डा जी ने खंडन किया। पूरा चुनाव घल्लूघारा हो गया, तब जाके जगत प्रकाश नड्डा ने उसका खंडन किया कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। क्यों? क्या पता नहीं? आलोक जी रुको, क्या पता नहीं था कि क्या हो रहा है? पता तो था, और केजरीवाल के बोलने के बाद तो हाहाकार मच गया था। आप लोगों के पास एक ट्वीट करने का टाइम नहीं था। जेपी नड्डा को ट्वीट करना चाहिए था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। नहीं, ठंडे में डाल दिया, ठंडे में बोले योगी जी निपटे। और कब बोले? जब चुनाव खत्म हो गया, जब चिड़ियां खेत चुंग गई तो बोले नहीं, कौन कह रहा है योगी जी को हटाया जाएगा, कतई नहीं हटाया जाएगा। तब तक चुनाव खत्म हो चुका था। इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि जो समय पर बोला जाना चाहिए था वो चुनाव के बाद क्यों बोला गया। रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है।
विवेक नारायण जी, क्या मैं पहले आपसे पूछने लगा, क्या इंडिया शाइनिंग जैसी स्थिति बनी जैसा वाजपेयी जी के समय में इंडिया शाइनिंग का हुआ था? जी, वही बनी है। और जनता ने जो फैसला किया वो किसी को उम्मीद नहीं थी। और आपने बनारस की बात करी, मैं एक बात और जोड़ दूं उसमें। आपने 3.5 महीने की वहाँ सबकी बात करी, सबने कैंप किया वहाँ पे बड़े बड़े नेताओं ने। और उसके बाद नामांकन में अमिताभ जी पिछले बार जितने प्रत्याशी मोदी जी के खिलाफ लड़े थे, इस बार भी काफी लोग थे, लेकिन उनको लड़ने नहीं दिया गया। और सिर्फ इसलिए कि मोदी जी का जीत का मार्जिन बढ़ाया जा सके। इतने सब पापड़ बेलने के बाद और जिस तरीके से दिल्ली वाला पूरा रिपीट हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में गृह मंत्री समेत पूरी सरकार, केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे पर्चा देके नगर पालिका ऐसे वोट मांग रहे थे, वही स्थिति बनारस में हुई। तो आज ये सोचिए कि ये जो किया गया वहां पे, तो प्रत्याशी भी कम खड़े करेगा इसीलिए कि जीत का मार्जिन बढ़े। लेकिन आज जिस तरीके से रुझान आने शुरू हुए, तो आप देखिए प्रधानमंत्री और मोदी सरीखे मजबूत जो कहे जाते थे, उसके बाद उनका शुरुआती जो रुझान जनता के आ रहे थे, वही संकेत कर रहे थे कि चीज एक सामान्य नहीं है, जो दावे करे जा रहे हैं इसके विपरीत है ये। और दूसरी योगी जी की जो बात आपने करी, तो इसमें तो साफ जाहिर है कि जिस तरीके से गुजरात का तरीके से प्रयोग और देश के राज्यों में करे गए, उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग कम क्यों किया गया। हालांकि भाजपा का अंदरूनी मामला, इसमें हमें ज्यादा बात करने की बात नहीं है, लेकिन ये आज ये भी एक सवाल है भाजपा के, जो आज जनता ने अपना सुनाया है नतीजा, उस नतीजे में भाजपा की ये अंदर की बात भी है कि 11% का परिवर्तन मैं अपने क्षेत्र से देख रहा हूं कि यहाँ पे लोगों ने लिख लिख के पत्र भेजे और उसके बाद परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरीके के और भी सीटें होंगी, 11% आप बता ही रहे हैं, तो ये साफ जाहिर करता है कि इसमें तीर कहीं था, निशाना कहीं था। ठीक, तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल। वत्स जी, आलोक वत्स जी, मेरा एक प्रश्न ये कि योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद हटा दिया जाएगा, कोई नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये जो विस्परिंग हुई, फुसफुसाहट हुई गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, फुसफुसाहट पहले से हो रही थी, केजरीवाल तो बाद में बोले, क्या इसका भी असर है इस चुनाव के परिणाम में? जरूर है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से लास्ट में, और आपने ठीक कहा कि जब ये बात हवा में तैर रही थी तो किसी ने खंडन नहीं किया, और खंडन हुआ जब चुनाव हो गया उसके बाद, तब तक ये फैक्टर अपना काम कर चुका था। आज मुझे बहुत से लोग मिले जी, बड़े नेता भी मिले, बहुतों को कहना था कि ये जो हुआ है ये योगी जी ने करा दिया, बता दिया इनको सबकी औकात। अब पता नहीं ये बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा भी लोग अब कहना चालू कर दिए। और जिस तरीके का नैरेटिव सेट हो गया था और प्रबलता से ये बात आ गई, खासकर केजरीवाल जी के कहने के बाद, किसी को तो एक ट्वीट तक करना चाहिए था, एक खंडन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भैया ये सब गलत चीज है। और दूसरी चीज जो उससे भी प्रबल फैक्टर जो काम किया, वो आरएसएस के बारे में कहना कि अब हम इतने मजबूत हो गए कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। यकीन मानिए अमिताभ भाई, कोई भी आरएसएस का गांव तक का लेवल का आदमी नहीं निकला चुनाव में, शिथिल पड़ गया। जी बिल्कुल ठीक बात। एक छोटा सा प्रश्न और छोटा सा उत्तर ऋचा जी से लूंगा। विस्परिंग छोड़ दीजिए, उसका तो सबूत नहीं होता है कानाफूसी का। ऋचा जी कह देंगे नहीं हुई कानाफूसी, तो मैं कहाँ झगड़ा करूंगा उनसे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब 2 बातें कहीं तिहाड़ से निकलते ही, जैसे वो जीप पे खड़े हुए, उन्होंने 2 बातें उच्चारित की। एक, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह जी बनेंगे, और दूसरा योगी हटा दिए जाएंगे। पहली बात का खंडन अमित शाह जी ने किया, जेपी नड्डा ने किया, राजनाथ जी ने किया 1 घंटे के भीतर, खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन केजरीवाल ने जो दूसरी बात बोली थी उसका खंडन नहीं हुआ था। क्यों? पूरा सुन नहीं पाए थे टेप? केजरीवाल का क्या मसला था, या लाइट चली गई थी? ऋचा जी।
जी, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि जो भी चीज़ हुई उसका खंडन करना चाहिए। जभी भी मोदी जी ने किसी बात का खंडन किया मंच से, तब भी विपक्ष हमेशा बिलबिलाया, और यही अगर हम लोग 300 पार कर जाते, तो जितनी भी चीज़ें भाजपा ने की, उन सबके पॉज़िटिव तरीके से बताए जाते कि हमने विपक्ष पे बहुत ध्यान नहीं दिया, हम अपने काम पे मन लगाए रहे, हम कार्यकर्ता पे ध्यान देते रहे। बस वही बात होती है कि जो चीज़ें उस स आज हमारे विपक्ष में जा रहा है, जैसे हम 294 सीट पे रुक गए हैं, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम बस केवल अपनी सरकार बना के अपने पे मंथन करेंगे। अब वो बयान दिया गया, उसका खंडन करना चाहिए, उसका खंडन क्यों नहीं किया गया? और विपक्ष ने इतनी अफवाहें फैलाई हैं अमिताभ जी कि जभी भी डिबेट होती तो हम ये सोचते थे कि आज हम किस बात का खंडन करेंगे। ठीक है ऋचा राजपूत, ये आश्चर्यजनक बात है। योगी आदित्यनाथ के कद का मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा, ये छोटी बात नहीं थी कि कितनों का खंडन करें। ये कोई बलिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात हो रही थी क्या, या महोबा के जिला अध्यक्ष की बात हो रही थी? अरे रखो चाहे भगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है उस पर? किसी सामान्य विधायक की बात थी, सांसद की बात थी। वो चेहरा जो देश भर में आपका स्टार कैंपेनर है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद जिसकी सबसे ज्यादा मांग रही पूरे चुनाव में, उसके बारे में आपने उसका खंडन क्यों नहीं हुआ? और उसी दिन खंडन क्यों नहीं हुआ? दो बातें एक नेता ने एक साथ कही, उसकी एक बात का खंडन आधे घंटे के भीतर हो गया, दूसरी बात का किसी ने खंडन ही नहीं किया। ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच है, इसमें कोई शक नहीं आज। और मैं अब ये कहूंगा कि अब अखिलेश यादव नेताजी हो गए। मैंने ऐसे ही शो में कभी कहा था कि अखिलेश जी को एक इम्तिहान देना होगा, एक बार पार्टी को बड़ी जीत दिलानी होगी अपने नेतृत्व में। जोशी जी इस बात के गवाह हैं। उससे पहले अखिलेश यादव नेताजी नहीं होंगे। आज उन्होंने वो जीत दिला दी, नेताजी हो गए। अब से अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के नेताजी, जो मुलायम सिंह जी थे वो अखिलेश यादव हो गए। आप बिना जीत दिलाए नेता नहीं हो सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आंख खोलकर समीक्षा करनी होगी। ऐसी समीक्षा से नहीं चलेगा कि दुलरुआ को पीछे छुपा दो, कि तू मेरा दुलारा, तू पीछे हो जा, चुप जा, समीक्षा के बाद निकाल लेंगे तुझे, हैं, तुझे नहीं हटाएंगे। ये नहीं चलेगा। वो सब लोग कहां हैं जो झूठे झूठे आंकड़े भेज रहे थे भाजपा के मुख्यालय को कि 5,000 घर मैंने छू लिए, 10,000 घर ऋचा राजपूत हुआई। क्या अब वोट मिल रहा 1200? नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं, किसी दूसरे का नाम ले दूंगा तुम बोलोगे तो। क्या हुआ? उतने तो जहाज आपने उड़ा दिए बनारस में। एक एक दिन में 25-25 जहाज लैंड कर रहे थे। जिसे देखो सो जहाज लेके घूम रहा था। नहीं, गलत कहूं तो टोक देना ऋषा। किसी भी संगठन के लिए यह दुर्भाग्य की स्थिति है कि उसके सर्वोच्च नेता के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी शिथिलताएं बरती गई, ऐसी लापरवाहियां की गई। ये नरेंद्र मोदी का मार्जिन कम नहीं हुआ। ये पार्टी के जो तथाकथित प्रबंधक थे, ये उनकी घोर असफलता है, घोर असफलता है। 3.5 महीने आपने वहां आफत में काट रखी थी बनारस में। उन सब लोगों को लाइन में खड़ा करके उनकी समीक्षा होनी चाहिए पहले। ये इसलिए नहीं बचेंगे कि फलाने जी और फलाने जी। ये जी के चक्कर में पार्टी डूब जाती है कई बार। जो लोग सिल्क का नींबू काट कुर्ता पहन के बनारस में घूम रहे थे, उनसे जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। और एक बात ऋचा ने कही, जो भाजपा के और भी मित्र कह रहे हैं अलग अलग स्थानों पर आज, कि अयोध्या नहीं, रामलला का मंदिर पूरे भारत के लिए हर्ष का विषय था, गर्व का विषय था, है और रहेगा। मेरी बात को लिख लीजिए। लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, उसमें भव्य और दिव्य और नव्य प्रतिमा विग्रह विराजित हुआ रामलला का। इसका मतलब ये क्यों हो कि हम लल्लू सिंह को जिता दें? इसका ये मतलब क्यों हो कि हम लल्लू सिंह को जिता दें? भाई, लल्लू सिंह ने क्या किया अयोध्या में?
चुनाव में तो कसौटी वो होगा ना। फिर तो हर आदमी इसी बात पर कह देगा मैंने नाली बिजली खड़ंजा कुछ नहीं काम किया, लेकिन राम मंदिर तो बना अयोध्या में, हमें वोट दो। ये नहीं चलता। राम मंदिर बना, बधाई, अच्छी बात है, लेकिन लल्लू सिंह का भी तो परखा जाएगा ना, उनको भी तो तराजू में बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे जनता। स्मृति जी तो गई थी राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा में भी गई थी, उस चुनाव से पहले भी गई। राम मंदिर आप गए, जो नहीं गए उनसे हम खिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो गए उनको सिर्फ इसलिए जिता दे कि ये राम मंदिर गए, ऐसा थोड़ी ना होता कहीं। हमारे फर्रुखाबाद में विवेक जी जानते हैं, सभी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं इसलिए हम बिटिया ब्याह दें, ये थोड़ी ना कोई नियम होगा। संबंध के लिए कसौटी दूसरी होगी ना। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन पर मुझे एक बात समझ में आती है, जिस बात का खंडन होना चाहिए था उसका खंडन नहीं किया गया, जानबूझकर नहीं किया गया या अनजाने में नहीं किया गया, या आप तय करिए, मेरा विषय नहीं। और जिस बात को नहीं बोलना चाहिए था मन में मानो भी, उस बात को बोल क्यों दिया कि आरएसएस को की जरूरत नहीं, हमको हटाओ, टाटा बाय बाय खटाक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का नाभिनाल का रिश्ता है, नाभिनाल का। वो लोग नासमझ हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। जनसंघ का जन्म कहां से हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास संगठन था क्या? ये गुरु गोलवरकर ने श्यामा प्रसाद को शक्ति दी, दीनदयाल जी जैसे कार्यकर्ता दिए, तब ने जनसंघ बना। और ये जो लोग कहते हैं, अभी आलोक जी ने भी बात कही, बाकी लोग भी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कुछ चरणों के बाद फिर निकले नहीं। आप किसी संस्था से कैसे उम्मीद करते हैं वो आपके लिए प्रचार में निकले, प्राण झोंके, जिसके लिए आप मंच से बोल रहे हो कि हमें इनकी जरूरत नहीं? कोई ऐसा बोलता है क्या? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, ये बोला क्यों? अनवांटेड स्टेटमेंट क्यों? इसके पीछे कोई थ्योरी है क्या? कोई मसला है क्या? और ये बात भी नहीं बोली जाने वाली है। भाजपा के मित्रों को इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि दिल में भले ही मानिए, लेकिन मुंह से ना बोलिए कि हम क्या करें, बसपा वाले लड़ाई नहीं, बसपा अच्छी लड़ती तो हम जीत जाते। आप बसपा के भरोसे राजनीति करने आए हैं, करने आए भी है तो बोलो तो ना। कुछ सच्चाइयां दिल में रख ली जाती, बोली नहीं जाती हैं। ऋचा राजपूत बोले हाथी बैठ गया, हम सोच रहे थे हाथी खड़ा रहेगा तो हम कमल खिल जाएगा। गजब बात करते हो भाई। और वो कौन लोग बोल रहे? राष्ट्रीय महामंत्री स्तर के लोग बोल रहे हैं। बच्चे बोले तो समझ में आता है? नहीं। अयोध्या एक बड़ा प्रसंग है। मैं इस चुनाव में, किसी भी चुनाव में जो परिणाम आए उनसे मैं ये नहीं मान सकता कि अयोध्या का कोई मूल्यांकन है। नहीं, अयोध्या इन सब चीजों से बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन उन सब लोगों के लिए सबक है जो केवल अयोध्या के नाम पर जीतना चाहते थे। ऋचा जी, ये जनादेश उन लोगों के लिए सबक है जो केवल योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बैठकर लोकसभा जाना चाहते थे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर उन भाजपा के नेताओं के लिए भी सबक है और पार्टी के लिए सबक है कि जो सांसद अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय होने के बाद भी टिकट की जुगाड़ कर लाए और उसके बाद मोदी जी के नाम का जाप करते हुए वैतरणी पार करना चाह रहे थे, जनता ने उनको वैतरणी पार नहीं करने दी। बोले इन्हें बीच में डुबो। मोदी जी के नाम पर आप क्यों जीतेंगे? नेता के नाम पर कुछ वोट अतिरिक्त मिलता है, स्वाभाविक है। इंदिरा जी के नाम पर भी मिलता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विवेक नारायण जी 5 साल निकले ही नहीं घर से बाहर और इनको नेता के नाम पर जिता दे। अब जनता वैसी बौरी नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ये 4-5 बिंदुओं पर समीक्षा करने का साहस जुटा लेगी, समीक्षा होनी चाहिए
लक्ष्मीकांत वाजपेयी, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी, 3 अध्यक्ष हैं ना, तीनों का करिश्मा सामने है। कहां लाके खड़ा कर दिया, कहां लाके खड़ा कर दिया। 14 में भारतीय जनता पार्टी के उतने सांसद जीत कर आए थे जितने लोग विधानसभा में उसके विधायक नहीं थे। तो कहां लाके खड़ा कर दिया। चिंतन होना चाहिए, चाहे संगठन के मंत्री हो और चाहे सरकार के मंत्री हो। समीक्षा में सबके साथ निर्ममता से व्यवहार होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता के साथ व्यवहार होना चाहिए। मैं कांग्रेस के लिए भी एक बात कहूंगा कि 90 से 100 सीटों के बीच में कांग्रेस का आना कांग्रेस को 10 वर्ष के अंधेरी सुरंग से बाहर ले आया है। 10 वर्ष कांग्रेस अंधेरी सुरंग में थी और उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर पर बहुत ज्यादा। कांग्रेस बाहर आ गई है और अखिलेश यादव ने करिश्मा कर दिया और सपा ने इतनी सीटें कैसे जीती, इसकी समीक्षा भी भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आपके प्रतिद्वंदी ने इतनी सीटें, ये तर्क थेथरई है, ये कह के बात समाप्त करूंगा, ये तर्क थेथरई है कि इन्होंने दुष्प्रचार किया। नहीं, ये दुष्प्रचार कर रहे थे, आप फिल्म देख रहे थे, आप क्यों नहीं उसके काट में निकले? बोले नहीं, हम नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे थे। गजब करते हो भाई। सोशल मीडिया पर झुट्टे डाले पड़े थे कि हम पूरा देश मथ रहे हैं। घर से तो नहीं निकले, निकले होते तो ये परिणाम नहीं आता। काश ही जैसा वाइब्रेंट चुनाव, ये कैसा चुनाव लग रहा, बिल्कुल सामान्य चुनाव बना के रख दिया कार्यकर्ताओं ने। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और किसी भी पार्टी में अगर उम्मीदवार और नेता काम नहीं करेंगे तो जो नायक है केवल उसके नाम का मंगलसूत्र गले में डालकर आप वैतरणी पार नहीं कर पाएंगे, ये जान लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, विज्ञापन में। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? इस जनादेश का एक और गणितीय पक्ष जान लीजिए। अब तक जो जनादेश है सामने हमारे, उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 60 सीटों का नुकसान हो रहा है 2019 की तुलना में, और वहीं इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन को 114 सीटों का फायदा हो रहा है। अब ये 114 सीटें कहां से आई? 60 तो चलो एनडीए से आ गई, शेष कहां से आई? वो आई जो ऐसे दल थे जो ना इंडिया में थे ना एनडीए में थे, उनकी 19 में जो तादाद थी, संख्या थी, उसमें से 54 घट गए, 54, और वो आकर मिल गए इंडिया में। यानी 60 एनडीए से, 54
अन्य दलों से जो गुटनिरपेक्ष दल थे, ना राजग में थे ना इंडिया में थे, उनसे 54 और इनसे 60, 114 सीटों का फायदा। यानी देश ने जनादेश जो दिया है वो 2 खानों में देश ने अपना जनादेश विभाजित किया है, एनडीए और इंडिया। बाकी सब जो बीच में चीजें होती थी उनको एक बड़ी सीमा तक हटा दिया। पूरे देश में 18 अन्य जीते हैं, सोचकर देखिए, सिर्फ 18। अब आने वाले दिनों में नज़र इस पर रखिए, सरकार कैसे बनती है, कब बनती है, उस सरकार के कौन कौन प्रमुख चेहरे होते हैं, और इस जनादेश का राज्यों की राजनीति में जहां आगे चुनाव होना है कैसे और कितना फर्क पड़ता है, ये भी देखना होगा। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, the world comes together at Sharda. Admissions now